गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग बीएड टीचिंग के बारे में कुछ बात करेंगे। तो टीचिंग से पहले जो पाठ्य योजना बनाई जाती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि पाठ्य योजना में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और किस क्रम में होनी चाहिए, और इसको कैसे पूरा पाठ्य योजना तैयार करना है। ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं पाठ्य योजना ज़रूरत क्यों पड़ती है इसको बनाने की। तो जब बीएड के दौरान टीचिंग सिखाई जाती है बच्चों को, तो उस दौरान जो है आप किसी भी अध्याय को बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो उससे पहले एक योजना बना लेते हैं कि हमें किस मतलब विधि के बाद किस विधि का प्रयोग करना है, जिससे कि बच्चे एक क्रमबद्ध तरीके से जब आप शिक्षण करेंगे तो उसमें बच्चे आसानी से सीख पाएंगे। तो पाठ्य योजना में यहाँ कन्फ्यूज़न होती है कि क्या क्या पहले पढ़ेगा। दिनांक, विषय, उपविषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि। थोड़ा सा इमेज क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान दीजिए, मैं बोल रही हूँ वो चीज़ें आप लोगों को सुनाई देंगी तो समझ में भी आ जाएगा। तो कॉपी पे जब पाठ्य योजना बनाना होता है तो 3 भाग में बँट जाता है। पहले न तो उसमें आपका बाएं तरफ जो होगा दिनांक होगा, फिर बीच में आपका विषय, उपविषय, प्रकरण। विषय जैसे इसमें हिंदी पढ़ा हुआ है तो उपविषय में यहाँ पर हिंदी से संबंधित गद्य और पद्य जो भी आप पढ़ाएंगे वो उपविषय में आएगा। प्रकरण जो गद्य या पद्य का जो है अध्याय होगा वो प्रकरण में आएगा। फिर दाहिनी तरफ जो है कक्षा होगी, चक्र होगा, अवधि। चक्र को कालांश भी कहा जाता है। हिंदी का पाठ्य योजना है, इस वजह से चक्र और कालांश का प्रयोग होगा। और अगर इंग्लिश की होती तो उसमें पीरियड यहाँ मेंशन होता। अब ये चक्र और कालांश कन्फ्यूज़न होता है कि इसमें क्या लिखा जाता है। तो चक्र और कालांश में जो है, जैसे 1 से लेके 8 तक की कक्षाएं चलती हैं, तो उसमें से चक्र या कालांश जब लिखेंगे कोई एक चीज़ लिखना होगा। उसमें प्रथम कालांश, द्वितीय कालांश, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ऐसे करके आपको लिखना होगा जिस क्लास में, मतलब जिस पीरियड में आपका पढ़ाने का टर्न आता है वो जो है आप यहाँ पर लिखेंगे। अवधि अवधि में जो है आप माइक्रो टीचिंग करते हैं तो 5 मिनट का समय होता है या 6 मिनट का होता है, उसको लिखा जाता है। और फाइनल टीचिंग जो करनी होती है, पूरे पाठ्य योजना जो बनाई जाती है, वो 35 मिनट का या 45 मिनट का। अब ये डिपेंड करता है कि जिस स्कूल में आप टीचिंग करने जाते हैं वो कितने समय का जो है एक कालांश चल रहा है। लेकिन मतलब हर जगह 35 मिनट ही माना जाता है। इसके बाद जो है नीचे विद्यालय का नाम होगा, जिस विद्यालय में आप टीचिंग करने जा रहे हैं वो विद्यालय का नाम होगा। इसके बाद जो है सामान्य उद्देश्य और उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। हिंदी में सामान्य उद्देश्य अलग होगा, सोशल साइंस में अलग होगा, मैथ में अलग होगा, कॉमर्स में अलग होगा। तो सबका अलग अलग होगा। लेकिन हाँ, जितने भी पाठ्य योजना बनाई जाएंगी 10, 15, 20, हर जगह अलग अलग तरीके से बनती है। तो जैसा जिस कॉलेज में बनवाया जा रहा हो, सब में जो है सामान्य उद्देश्य एक ही लिखा जाएगा। तो सामान्य उद्देश्य मैंने अपने जो है कॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, और लगभग ये हर जगह सामान्य उद्देश्य एक ही होगा। टीचिंग का तरीका अलग होगा, बाकी जो कंटेंट आगे लिखे जाएंगे वो अलग अलग होंगे, लेकिन सामान्य उद्देश्य हर जगह का एक होगा। तो सामान्य उद्देश्य है हिंदी पढ़ने से क्या जो बच्चों में डेवलपमेंट होगा, जो विकास होगा, या किस चीज़ों के बारे में जानकारी बच्चे रखेंगे उससे रिलेटेड होगा। तो जैसे छात्र छात्राओं में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, मतलब हिंदी पढ़ाने का सामान्य उद्देश्य। छात्र छात्राओं में बौद्धिक विकास करना, छात्र छात्राओं में काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्र छात्राओं में शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्र छात्राओं को की जो है छात्र छात्राओं को शब्द उच्चारण के लिए प्रेरित करना। अब विशिष्ट उद्देश्य की बात करें
तो विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या है, छात्र छात्राएं काव्य निज भाषा उन्नति का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और छात्र छात्राएं प्रस्तुत काव्य के भावों को क्रमबद्ध कर सकेंगे। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में मतलब बच्चों ने क्या सीखा, तो ये जो आपका जो पाठ पढ़ाएंगे उससे संबंधित यहाँ पर लिखा जाएगा। जैसे ये जो पाठ्य योजना बनी है वो निज भाषा उन्नति का मूल है, ऐसे मतलब इस टॉपिक पे बना हुआ है, तो इसलिए उससे संबंधित यहाँ पर ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखा गया है। इसके बाद बोधात्मक, तो बोधात्मक उद्देश्य में छात्र छात्राएं प्रस्तुत काव्य की व्याख्या कर सकेंगे यानी सीख सकेंगे। छात्र छात्राएं प्रस्तुत काव्य को अन्य काव्यों से वर्गीकृत कर सकेंगे। इसके बाद जो है बोधात्मक उद्देश्य में छात्र छात्राएं प्रस्तुत काव्य को विश्लेषित कर सकेंगे। छात्र छात्राएं प्रस्तुत काव्य का मूल्यांकन कर सकेंगे। तो ये जो है सारे लेसन प्लान में यानी पाठ्य योजना में एक जैसी चीज़ें लिखी जाएंगी। और फिर सहायक सामग्री की बात आती है। तो सहायक सामग्री में जो टीचिंग के समय आपके पास जितने भी मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी सहायक सामग्री होगी, जैसे कि चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट पेपर, लपेट स्टैम्पर जो काला वाला होता है जिस पे होमवर्क का लिख कर ले जाना होता है वो लपेट स्टैम्पर आदि जो है सहायक सामग्री में आप प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, इसमें आप जैसे कोई सजीव जो है चीज़ों का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं सहायक सामग्री में। इसके बाद पूर्व ज्ञान, तो पूर्व ज्ञान जो है छात्र छात्राएं निज भाषा के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि बच्चों का पूर्व ज्ञान कि इस विषय के बारे में यानी कि इस अध्याय के बारे में बच्चे पहले से कुछ चीज़ें जानते हैं। अब जब ये पहले से कुछ चीज़ें जानते हैं तो उसी को जो है उसी से संबंधित प्रस्तावना प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्रस्तावना प्रश्न में जो है टोटल 4 प्रश्न बनेंगे। आखिरी प्रश्न जो है समस्यात्मक होगा और उसी से जो है प्रकरण निकलेगा। तो इसमें 2 कॉलम बनेगा, एक छात्राध्यापिका कथन होगा, दूसरा छात्र छात्रा अनुक्रिया, यानी कि छात्राध्यापिका प्रश्न पूछेगी और छात्र छात्रा जो है इसका जवाब देंगे। तो जैसे प्रश्न है हम किस देश में रहते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे भारत देश में रहते हैं। बच्चों ने भारत देश जवाब दिया तो हमारा दूसरा प्रश्न यहीं से फिर शुरू हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न जो बनेगा, भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो बच्चे बोलेंगे हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, उर्दू आदि या और भाषाओं का नाम ले सकते हैं। तो जब इतनी भाषाओं का जवाब बच्चों ने दिया तो आपको यहीं से फिर तीसरा प्रश्न बनाना है। तो तीसरा प्रश्न यानी कि हमें क्या पढ़ाना है ये हमें पता है, तो इस वजह से हमें जो जैसा जवाब मिला उसी के अकॉर्डिंग अगला प्रश्न बनेगा। तो जैसे हमें हिंदी यहाँ पर लेना है तो हिंदी भारत की कैसी भाषा है, तो बच्चे बोल सकते हैं मातृभाषा है, निज भाषा है, अपनी भाषा है। तो इसमें फिर हमें अगले क्वेश्चन के लिए जो है पॉइंट मिल गया। तो हम यहाँ से पूछ सकते हैं फिर अगला प्रश्न कि निज भाषा उन्नति से आप क्या समझते हैं। तो बच्चे 1 से लेके 5वीं कक्षा के हो सकते हैं और बीएड के अगर आप टीचिंग कर रहे हैं बीएड में तो 5 से लेके 6वीं 8वीं तक की कक्षा के बच्चे हो सकते हैं। तो बच्चे थोड़ी बहुत जानकारी रखेंगे लेकिन पूरा विस्तार पूर्वक इसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो जब आपने पूछा कि निज भाषा उन्नति से आप क्या समझते हैं, तो बच्चों के लिए समस्या आ जाएगी। कुछ बच्चे बता भी सकते हैं, कुछ बच्चे नहीं भी बता सकते हैं। तो ये यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और जैसे ही ये समस्यात्मक प्रश्न आया, हमारा उद्देश्य कथन होगा। यहाँ पे उद्देश्य कथन में क्या होगा, जब समस्यात्मक प्रश्न आता है और उधर जब हम बोर्ड राइटिंग करने में प्रकरण को छोड़ रखते हैं, तो जब उद्देश्य कथन बोलते हैं कि बच्चों आज हम निज भाषा उन्नति नामक अध्याय के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ये बोलते हुए जो बोर्ड पर हम लोग प्रकरण छोड़ रखते हैं उसको सिंगल कॉमा में लिखते हैं। इसके बाद ये तो यहाँ तक की बात हो गई।
अब इसके आगे देखें, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण क्या है? ये हमें जो अध्याय पढ़ाना है बच्चों को, उसको प्रस्तुत करने के बारे में यहाँ पर लिखना है। तो प्रस्तुतिकरण में जैसे अगर अध्याय छोटा है तो आप एक अन्विति, अन्विति का मतलब होता है भाग, एक भाग में बांटकर पढ़ा सकते हैं। अगर अध्याय बहुत बड़ा है तो 2 भाग में बांटकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 2 अन्वितियों में बनाएंगे। तो प्रथम अन्विति यानी कि भाग, पहले भाग में क्या कैसे करना है उसको देखते हैं। इसके बाद जो है 4 कॉलम बनेंगे। एक शिक्षण बिंदु का होगा, दूसरा होगा छात्राध्यापिका या छात्र अध्यापक कथन, तीसरा होगा छात्र छात्रा अनुक्रिया, चौथा होगा श्यामपट्ट कार्य। तो अब जो शिक्षण बिंदु है, हम किस बिंदु पर काम कर रहे हैं उसमें ये लिखा जाएगा। छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कथन में जो भी टीचिंग कर रहा है वो अपने कथन हमेशा इसमें लिखेगा। छात्र छात्रा अनुक्रिया यानी कि जिस विद्यालय में आप पढ़ाने जा रहे हैं वहाँ के बच्चों से जो जवाब मिलेंगे या जो वो कार्य करेंगे उनके बारे में वो लिखा जाएगा। श्यामपट्ट कार्य यानी आप टीचिंग के दौरान जो भी श्यामपट्ट कार्य कर रहे हैं उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा और लिखा जाएगा। तो जैसे हमारा प्रकरण है निज भाषा उन्नति का मूल, तो इसमें जो है हमें जहाँ से जहाँ तक पैराग्राफ पढ़ाना है पहले उसको लिखेंगे, फिर उसके नीचे व्याख्या। तो व्याख्या जैसे का तैसे नहीं उतार देना है, इसमें हमें अपने शब्दों में लिखना है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, जब हम छोटे थे पढ़ते थे तो हमें हिंदी का टीचर कैसे पढ़ाता था, वो पहले जो है जो पैराग्राफ होता था हिंदी का, पहले वो खुद पढ़ता था यानी कि आदर्श वाचन करता था। उसके बाद बच्चों से अनुकरण कराया जाता था, बच्चे अनुकरण कर लेते थे। तो उसके बाद जो है हमें व्याख्या करके व्याख्या के द्वारा समझाया जाता था। तो व्याख्या किताबी भाषा ही नहीं दे दी जाती, उसमें जो भी अध्यापक थे वो अपने भाषा में, बच्चों की भाषा में समझाने का प्रयास करते थे जिससे कि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ व्याख्या में भी आप अपने भाषा में ही लिखेंगे। यहाँ पे वो चीज़ें लिखी हैं। जिस समय तक आप व्याख्या करेंगे तो छात्र छात्रा अनुक्रिया में ये चीज़ें लिखी जाएंगी कि छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, यानी आपकी बातों को सुना जा रहा है। और श्यामपट्ट कार्य में आप निज भाषा हमारी उन्नति का आधार है, इसके बारे में जो समझा रहे हैं वो काम किए हैं आप। इसके बाद जो है आता है बोधात्मक प्रश्न। अब व्याख्या के बाद बोधात्मक प्रश्न की ज़रूरत क्या आ गई? तो यहाँ पर अध्यापक जो है व्याख्या दिया, व्याख्या के बाद उसको जानने का पूरा अधिकार है कि बच्चों ने कहाँ तक सीखा, मेरी बातें बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई। तो वही जो है बोधात्मक प्रश्न के द्वारा अध्यापक ये जानने का प्रयास करता है कि जो हमने व्याख्या दिया वो बच्चों ने सीखा। और साथ में इससे एक काम और होता है कि कुछ बच्चे जो क्लास में बैठे होते हैं लेकिन उनका दिमाग कहीं बाहर घूमता रहता है, तो जब अध्यापक इस तरह से प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे एकाग्रचित्त होकर कक्षा में बैठते हैं और अध्यापक की बातों को ध्यान से सुनते हैं। तो बोधात्मक प्रश्न करना है। और बोधात्मक प्रश्न में आप 2 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, वो आपके समय और आपके उसके व्याख्या के आधार पर होगा कि व्याख्या आपने कितनी बड़ी दी है, कितनी छोटी दी है, कितना आप जानना चाहते हैं। ये यहाँ पे हो गया। फिर इसके आगे जो है, जब हमने व्याख्या दे दिया, बच्चों से पढ़वा लिया और बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिया, तो अब इसके बाद जो है काठिन्य निवारण भी तो बच्चों को पता होना चाहिए। तो जो काठिन्य निवारण है, इसमें ये जो काठिन्य निवारण कार्य है ये छात्राध्यापिका द्वारा किया जाएगा, जिसमें शब्द होगा, अर्थ होगा और उसका वाक्य प्रयोग होगा। तो इसमें पहला शब्द है मूल, जिसका अर्थ होता है आधार, और इसका वाक्य प्रयोग बच्चों को करके बताना होगा। तो इसमें वाक्य प्रयोग करना है, बुजुर्ग व्यक्ति घर का आधार होते हैं। वैसे सूल का किया गया है, विलंब का किया गया है। तो ये बच्चों को आप बोर्ड पर लिखेंगे, श्यामपट्ट पर यानी, और बच्चों से कहेंगे कि अपनी उत्तर पुस्तिका में यानी कॉपी में इसको लिख लें। इसके बाद द्वितीय अन्विति यानी दूसरा भाग,
जैसे पहला भाग किया गया था वैसे दूसरा किया जाएगा, फिर बोधात्मक प्रश्न किया जाएगा। इसके बाद जो है काठिन्य निवारण शब्द पूछे जाएंगे, क्योंकि जब 2 बार आप पढ़ा रहे हैं तो 2 बार काठिन्य निवारण शब्द भी बताएंगे। इसके बाद जो है ये सब काम करने के बाद बच्चों को मौन वाचन कराया जाएगा। मौन वाचन क्यों कराया जाएगा कि जो चीज़ें आपने बताई, जो बच्चों ने बोर्ड से मतलब श्यामपट्ट से उतारा और जो व्याख्या दी गई उसमें उसको फिर से बच्चे पढ़ेंगे यानी मनन करेंगे। जब बच्चे मौन वाचन करते हैं तो बच्चों में सीखने की गति तीव्र होती है, और जिस समय बच्चे मौन वाचन करेंगे छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका जो भी टीचिंग कर रहा है वो पूरे कक्षा में निरीक्षण का कार्य करेगा कि बच्चे मौन वाचन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके बाद अगला जो होगा श्यामपट्ट कार्य होगा। तो श्यामपट्ट कार्य में कुछ बच्चे कहते हैं प्रश्न करना है, कुछ बच्चे कहते हैं क्या करना है। तो इसमें श्यामपट्ट कार्य में क्या होता है, जो आपने व्याख्या दिया है उसी में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे वो आप बच्चों को लिखकर बताएंगे कि इसमें ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो सीखनी चाहिए, जो दिमाग में होनी चाहिए, जिसका प्रयोग आगे हो सकता है। तो वो श्यामपट्ट कार्य में छात्राध्यापक या अध्यापिका द्वारा लिखा जाएगा। लिखने के बाद यानी पहली चीज़ तो लिखते समय बोलते हुए श्यामपट्ट पर लिखना है। लिखने के बाद बच्चों से कहना है कि छात्र छात्राएं इसको कॉपी पर उतार लें या लिख लें। इसके बाद इतना होने के बाद यानी कि बच्चे जब कॉपी पर लिखेंगे तो उस दौरान फिर से छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक जो भी होगा वो पूरे क्लास में बच्चों का निरीक्षण करेगा। इसके बाद गृह कार्य दिया जाता है। तो गृह कार्य देने के लिए जब आप फाइनल टीचिंग करेंगे तो उस पर जो लपेट श्यामपट्ट मिलता है घर से आप गृह कार्य बनाकर लिख कर ले जाएंगे, जो पूरा टीचिंग होने के बाद बोर्ड के सामने आप टांग देंगे बगल में, बच्चे गृह कार्य को लिख लेंगे और इसके बाद आपका लेसन प्लान समाप्त। तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसको और इजी मतलब आसान भाषा में बताने की कोशिश करूँगी और कोशिश ये भी करूँगी कि 1-2 टीचिंग आपको प्रोवाइड कर